हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे थे, ठीक है। और लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने लिपिड्स के बारे में स्टडी किया और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी किया। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि लिपिड्स जो होती हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, ठीक है। कितने तरीके की लिपिड्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, ठीक, इनका रोल क्या होता है, उनका क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से करते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात किया, कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया, इनके फंक्शन के बारे में बात किया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल की स्टडी स्टार्ट करेंगे, दैट इज द प्रोटीन्स, ठीक है। अगले आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम लोग प्रोटीन्स की बात करेंगे, ठीक। और प्रोटीन्स के बारे में अगर मैं सबसे बेसिक सी बात करूं तो प्रोटीन्स जो होती हैं वो बेसिकली पॉलीमर्स होती हैं, ठीक। और वो पॉलीमर्स किन चीज़ों की होती हैं, वो एक तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम लोग अमीनो एसिड्स कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स जो होती हैं वो अमीनो एसिड्स से मिलकर के बनी होती हैं। इसलिए प्रोटीन्स में आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले अमीनो एसिड्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स कितने तरीके की होती हैं, चार्ज्ड होती हैं, अनचार्ज्ड होती हैं, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आने वाले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अमीनो एसिड्स। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ में हम आज अमीनो एसिड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, अमीनो एसिड्स होते क्या हैं, किस तरीके के कंपाउंड हैं, हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अमीनो एसिड्स में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें मेजरली सबसे पहले हमारा आएगा कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और समटाइम्स सल्फर। कुछ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होती हैं, जैसे कि मेथियोनिन और सिस्टीन। आगे चल के इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। समटाइम्स सल्फर, ठीक। तो ये मेजर एलिमेंट्स पाए जाते हैं किसमें, अमीनो एसिड्स में। पहला ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑफ प्रोटीन्स। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स जो होती हैं वो पॉलीमर्स होती हैं, और पॉलीमर्स किसके होते हैं, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि अमीनो एसिड का जो बायोलॉजिकल फंक्शन है, मेजर बायोलॉजिकल फंक्शन है, वो क्या है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक। दे पॉलीमराइज एंड गिव राइज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहले कौन सी अमीनो एसिड की डिस्कवरी की गई, द फर्स्ट अमीनो एसिड टू बी डिस्कवर्ड इज एस्पेराजीन। और ये कहाँ से सबसे पहले कहाँ पे देखी गई थी, एस्पेरेगस में देखी गई थी, इसीलिए इसका नाम आया एस्पेराजीन। एस्पेरेगस में सबसे पहले देखी गई थी, ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन सी खोजी गई थी, टायरोसिन इज द लास्ट वन, ठीक है। तो सबसे पहली अमीनो एसिड जो खोजी गई दैट इज द एस्पेराजीन, और सबसे लास्ट में कौन सी आई, सबसे लास्ट में आई टायरोसिन, ठीक है। कुछ छोटे एग्जाम्स होते हैं, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस जहाँ पे पूछे जाते हैं, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपके साथ इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया। ये तो कुछ बेसिक सी बात रही अमीनो एसिड्स के बारे में, ठीक। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। जो अमीनो एसिड्स होती हैं इनके स्ट्रक्चर की स्टडी अगर हम लोग करें, हम लोग देखना चाहें कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड्स का, तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अमीनो एसिड्स,
ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं स्टार्ट करूंगा और एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। जो हमारी अमीनो एसिड्स होती हैं इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कहीं कहीं पे सल्फर होगा। ठीक है, इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होगा। सबसे पहली चीज़ ये है, यहाँ पे इनका नाम आप देखिए, नाम है अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड, इसका मतलब ये एक तरीके की एसिड्स हैं। ठीक है, और जो एसिडिक ग्रुप होता है दैट इज द COOH। ठीक है, COOH होता है। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे एक एसिडिक ग्रुप होगा। ठीक, और दूसरा क्या होगा, एक अमीनो ग्रुप होगा, क्योंकि अमीनो एसिड, इसका मतलब एक और क्या होगा यहाँ पे, एक होगा यहाँ पे अमीनो ग्रुप। ठीक, तो अमीनो एसिड्स के पास में एक अमीनो ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, या आप कहें कि एक एसिडिक ग्रुप होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम जानते हैं इनमें कौन कौन सी चीजें पाई जाएंगी। ठीक है, एन अमीनो एसिड मस्ट हैव क्या क्या होना चाहिए एक अमीनो एसिड में, मस्ट हैव एट लीस्ट क्या क्या होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है एक अमीनो एसिड के बनने के लिए। ठीक है, तो एट लीस्ट सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए, ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्योंकि एसिड है। ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए। ठीक, दूसरा ए अमीनो ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तीसरा एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। ठीक है, और चौथा एक साइड ग्रुप होना चाहिए, साइड ग्रुप होना चाहिए, या आप कहें साइड चेन होनी चाहिए, साइड चेन होनी चाहिए, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं या R ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये चार रिक्वायरमेंट हैं, ये चार चीजें चाहिए एक अमीनो एसिड्स के बनने के लिए। ठीक है, और ये चारों ही ग्रुप, ये चारों ही चीजें जो हैं, चाहे वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, अमीनो ग्रुप हो, हाइड्रोजन एटम हो या साइड ग्रुप हो, ये चार के चारों अटैच्ड होते हैं एक सेंट्रल कार्बन से, जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। एक सेंट्रल कार्बन से अटैच्ड होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। फिर से सुनिएगा, अमीनो एसिड्स के पास ये चार चीजें होती हैं। ठीक है, चारों में क्या क्या है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसीलिए हम कह रहे हैं दीज आर द अमीनो एसिड्स। यहाँ पे अमीनो ग्रुप है और एसिडिक ग्रुप है, इसलिए क्या हो गया, अमीनो एसिड्स। ठीक है, एक अमीनो ग्रुप हो गया। ठीक, एक हाइड्रोजन एटम हो गया। ठीक है, और एक साइड ग्रुप, साइड चेन या R ग्रुप, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। और ये चारों ही चीजें कहाँ से अटैच होती हैं, ये चार के चारों जाकर के अटैच होते हैं एक अल्फा कार्बन से या एक सेंट्रल कार्बन से जाकर के अटैच होते हैं। किस तरह से अटैच होते हैं मैं बना के आपको एक एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम लोग एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देखें अमीनो एसिड्स का, तो अमीनो एसिड्स का जो अरेंजमेंट होता है, मैंने कहा कि एक सेंट्रल कार्बन होगा, तो सेंटर में क्या है, एक कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन को हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, अल्फा कार्बन वो कार्बन होगा अमीनो एसिड में, वो कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा जिसके साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों ही जुड़े हों। ठीक है, कौन अल्फा कार्बन होगा, ऐसा कार्बन जिसके साथ में हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जुड़ा हो, ठीक है, और अमीनो ग्रुप भी जुड़ा हो। ठीक, इस तरह का जो भी कार्बन होगा अमीनो एसिड्स में, उसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन। ठीक है, और इसी अल्फा कार्बन से मैंने आपको बताया एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा होगा। ठीक है, और एक साइड ग्रुप या R ग्रुप हम उसको बोलते हैं, ये जुड़ा होगा। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम लोग देखें, इस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब जो हमारा अमीनो एसिड है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। ठीक, अल्फा कार्बन के साथ में हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जुड़ा है, हमारा अमीनो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम भी जुड़ा हुआ है और साइड ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, ये चारों जुड़े हुए हैं। ठीक,
और यहाँ पे मैंने एक चीज आपको और बताया कि अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ में अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हों। ठीक है, इसका मतलब अमीनो एसिड्स में और भी कार्बन पाए जाएंगे, और वो कार्बन कहाँ पे पाए जाएंगे, वो साइड ग्रुप में पाए जाएंगे। मैं आपको जब सारी अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर बताऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। तो उन कार्बन्स को हम लोग इसके आगे डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पे अल्फा कार्बन हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए जो ये आर ग्रुप है ये CH3 है, CH3 है, तो दूसरा कार्बन आ गया, तो अब इस दूसरे कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन कहेंगे। ठीक है, ये बीटा कार्बन हो गया। इसके आगे मान लीजिए को और लंबी साइड चेन है तो और कार्बन है तो वो गामा कार्बन हो गया। ठीक है, इसी तरह से एप्सिलॉन तक हम लोग कार्बन को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है वो हमारा सेंट्रल कार्बन है। ठीक है, जिसके साथ में अमीनो ग्रुप हमारा और COOH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें कि जिसके साथ में दोनों ही आयोनाइजेबल ग्रुप लगे हों। ठीक है, अल्फा कार्बन ऐसा कार्बन है जिसके साथ में दो आयोनाइजेबल ग्रुप लगे हों। अब दो आयोनाइजेबल ग्रुप, ये भी आयोनाइजेबल ग्रुप है। ये जब आयोनाइज होता है तो किस में चेंज होता है, COO- में चेंज होता है। ठीक है, आगे चल के बात करूंगा। और जब ये आयोनाइज होता है तो ये NH3+ में चेंज होता है। ठीक है, तो दोनों ही आयोनाइजेबल ग्रुप जिसके साथ में जुड़े हों वो अल्फा कार्बन है, या जिसके साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों जुड़े हों वो अल्फा कार्बन है। आपको दोनों ही ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आर ग्रुप। ठीक है, इसको भी मैं NH2 ही लिखता हूँ। आगे चल के जब मैं आपको टाइट्रेशन पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा किस तरह से आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि कॉमन स्ट्रक्चर जो अमीनो एसिड का होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, अब इतना पोर्शन ये वाला पोर्शन हर एक अमीनो एसिड में कॉमन होता है। ठीक है, हर एक अमीनो एसिड में इतना पोर्शन, क्या ये सेंट्रल कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप और ये हाइड्रोजन, ये सारी की सारी अमीनो एसिड्स में कॉमन होता है। ठीक है, ऐसा ही होगा। तो वेरिएबिलिटी कहाँ पे आएगी, वेरिएशन आएगा कहाँ पे, हमारे साइड ग्रुप में। इसका मतलब जो साइड ग्रुप लगा होगा वो डिफरेंट अमीनो एसिड में डिफरेंट लगा होगा। ठीक है, तो क्या क्या है यहाँ पे, ये हमारा हो गया एसिडिक ग्रुप, ठीक है, ये हमारा हो गया बेसिक ग्रुप। अमीनो ग्रुप बेसिकली एक बेसिक ग्रुप होता है, ये हो गया हमारा बेसिक ग्रुप। ठीक, एसिडिक ग्रुप भी होगा, बेसिक ग्रुप भी होगा और हाइड्रोजन एटम भी होगा सारी अमीनो एसिड्स में। लेकिन यहाँ पे जो हमारी साइड चेन है, ये जो हमारी साइड चेन है ये हर एक अमीनो एसिड में डिफरेंट होगी, ये वेरिएशन शो करेगी। इसीलिए इसको कहा जा रहा है वेरिएबल ग्रुप। इसका मतलब जो अमीनो एसिड्स का केमिकल नेचर होता है, ठीक, वो अमीनो एसिड एसिडिक है, बेसिक है, पोलर है, नॉन पोलर है, वो चीज कहाँ किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है इस आर ग्रुप पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द केमिकल नेचर ऑफ अमीनो एसिड्स is depend on the side chain, depend on the nature of side chain। ठीक, तो साइड चेन के नेचर पे डिपेंड करता है। अब उस साइड चेन पे निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो उसकी लेंथ कितनी है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा क्या हमारा जो अमीनो एसिड है उसका केमिकल नेचर। ठीक है, मैंने कहा कि ये जो आर ग्रुप है ये वेरिएबिलिटी शो करता है, तो क्या क्या वेरिएशन शो कर सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने कहा कि जो हमारा साइड ग्रुप है या हमारा जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड्स shows variability, मतलब ये वेरिएबल ग्रुप है, हर एक अमीनो एसिड में अलग अलग होगा। तो क्या क्या वेरिएबिलिटी ये शो कर सकता है, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 3 ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पे वेरिएबिलिटी शो कर सकता है। ठीक, पहला है स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर हर एक अमीनो एसिड में डिफरेंट होगा। ठीक, स्ट्रक्चर, साइज, ठीक, कहीं कहीं पे साइड ग्रुप बहुत छोटे होंगे, जैसे कि एलानिन, उसमें साइड ग्रुप क्या है, CH3, छोटा सा है, और कहीं कहीं पे बहुत बल्की होते हैं। ठीक है, तो साइज,
तीसरा इलेक्ट्रिक चार्ज, कहीं पे पॉजिटिवली चार्ज होंगे, कहीं पे निगेटिवली चार्ज होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। इन तीनों ही चीज़ों में हमारे जो साइड ग्रुप्स हैं वो वेरिएबिलिटी शो करते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसेस, अभी अभी मैंने आपको बताया था, सो इन्फ्लुएंसेस द केमिकल नेचर ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें नहीं जो आपको वेरिएबल ग्रुप के बारे में जानना था, ठीक है। अब मैंने आपसे बताया कि जो हमारा सेंट्रल कार्बन है अमीनो एसिड्स का जो सेंट्रल कार्बन है वो किन किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सेंट्रल कार्बन, एक बार फिर से मैं बनाता हूँ यहाँ पे। सेंट्रल कार्बन हमारा अल्फा कार्बन हमारा जुड़ा है हाइड्रोजन से, ठीक। ये वेरिएबल आर ग्रुप हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या है, COOH है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा NH2 ग्रुप है, ठीक। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल कार्बन है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 4 डिफरेंट ग्रुप। पहले नंबर पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक। यहाँ पे NH2 ग्रुप है और यहाँ पे R ग्रुप है, ठीक है। 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब जो हमारा सेंट्रल कार्बन है ये क्या है, ये एक तरह का कायरल सेंटर है। ये क्या है, कायरल सेंटर होता है या एसिमेट्रिक सेंटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारा ग्लाइसिन होता है, ठीक है, जो हमारा ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन हमारी सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन में जो R ग्रुप होता है, जो वेरिएबल ग्रुप होता है, दैट इज द हाइड्रोजन एटम। क्या होता है, हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है। क्या है, हाइड्रोजन एटम। ग्लाइसिन के पास जो R ग्रुप है वो क्या है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक। अब हम अगर इसको ड्रॉ करें, अभी तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का, ठीक। अब हम लोग ग्लाइसिन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ग्लाइसिन ड्रॉ करेंगे, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा COOH हो गया, यहाँ पे हमारा NH2 हो गया, ठीक है। और हमने कहा कि इसका जो R ग्रुप है वो क्या है, वो है हाइड्रोजन, ये, ठीक। अब इसको आप अगर ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन। अब इसका जो अल्फा कार्बन है या सेंट्रल कार्बन है, वहां पे आप देखिए तो इसकी एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है किससे, COOH से, दूसरे पे क्या है, NH2 है, तीसरे पे हाइड्रोजन है, ठीक, और चौथे पे फिर हाइड्रोजन है। मतलब चारों जो हमारे बैलेंसीज हैं वो डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार है, इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नो कायरल सेंटर, यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लाइसिन को छोड़ करके, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ करके जितनी भी अमीनो एसिड्स हैं वो सब क्या शो करती हैं, कायरलिटी शो करती हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जिनके पास में कायरल सेंटर होता है वो क्या होते हैं, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। और जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टीरियो आइसोमर्स, 2 तरह के स्टीरियो आइसोमर्स शो करते हैं, इसलिए ये क्या होंगे, 2 टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स शो करेंगे, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स शो करेंगे, ठीक है। और इन स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोग कहते हैं इनेंशियोमर्स, ये इनेंशियोमर्स होते हैं, ठीक है। और जो इनेंशियोमर्स होते हैं उनको एब्सोल्यूट कन्फॉर्मेशन में ड्रॉ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया होगा कि जो मोनोसैकेराइड्स थे, जैसे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड की हम लोगों ने बात किया था, तो D और L सिस्टम में हम लोग उसके स्ट्रक्चर को देख रहे थे, ओपन चेन स्ट्रक्चर को, ठीक है। उसी तरह से अमीनो एसिड्स के केस में भी हम 2 तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जो हमारे आइसोमर्स हैं या स्टीरियो आइसोमर्स हैं, अगर उनके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें
एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें तो इनको भी हम लोग डी और एल सिस्टम से इस सिस्टम में डिनोट करते हैं। ठीक है, डी और एल, या तो डी अमीनो एसिड्स होंगी या फिर एल अमीनो एसिड्स होंगी। ठीक है, अब डी और एल सिस्टम में हम लोग किस तरह से इनको डिनोट करेंगे थोड़ा सा हम लोग बना के देखते हैं। तो हम लोग ग्लाइसिन को अगर हम लोग छोड़ दें, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि वहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है। ठीक, इसके अलावा सारी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हम लोग एलानिन को देखते हैं। ठीक है, एलानिन का एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं। ग्लाइसिन के बाद जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है दैट इज द एलानिन। ठीक है, तो एलानिन को अगर हम लोग बनाएं, यहाँ पे जो आर ग्रुप है एलानिन के केस में वो एक मेथाइल ग्रुप है दैट इज द CH3। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं। देखिए, डी और एल सिस्टम को समझने के लिए बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सेंट्रल कार्बन है हमारा, ठीक है, C अल्फा, यहाँ से हमारा जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ से हमारा जुड़ा हुआ है COOH, यहाँ से हमारा NH2 और ये हमारा R ग्रुप है। और R ग्रुप यहाँ पे जो होता है वो होता है CH3। ये इसको हम लोग लिखेंगे एलानिन। ये डी एलानिन है कि एल एलानिन है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक, एक तो ये एब्सोल्यूट कन्फॉर्मेशन है, दूसरा इसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा दैट इज द सेंट्रल कार्बन हमारा है अल्फा कार्बन हो गया। ठीक है, ये हमारा बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन हो गया। ठीक, अब यहाँ पे NH2 इस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ हो जाएगा। यहाँ पे हमारा COOH और CH3। दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है, सिर्फ NH2 की पोजीशन में या COOH की पोजीशन में है। ठीक है, अब इनमें से एक हमारा एलानिन जो है ये भी एलानिन है। एक एलानिन हमारा D है और दूसरा L है। ठीक है, अब ये चीज़ पता करना हो अगर तो कैसे पता करेंगे। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है। अगर अमीनो एसिड के अल्फा कार्बन से लगा हुआ NH2 ग्रुप कौन सा, सिर्फ NH2 ग्रुप को देखना है आपको। NH2 ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड में, कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक, अल्फा कार्बन से लगा हुआ NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, तो हमारा जो अमीनो एसिड है उसको हम लोग कहेंगे एल अमीनो एसिड या एल एलानिन। यहाँ पे एलानिन है तो हम एल एलानिन लिखेंगे। ठीक, अगर NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन से लगा हुआ NH2 ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड में है, ठीक, राइट हैंड साइड में है, तो हम लोग कहेंगे कि जो हमारा अमीनो एसिड है वो डी अमीनो एसिड है, या फिर हम लोग कहेंगे दीज आर द, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, डी एलानिन है। तो इस तरह से हम लोग अमीनो एसिड्स को एल और डी कन्फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जो अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स में पाई जाती हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन्स में पाई जाती हैं वो एल अमीनो एसिड्स होती हैं। ऑल द अमीनो एसिड्स, ऑल द अमीनो एसिड्स फाउंड इन proteins are L अमीनो एसिड्स। ठीक, ज़्यादातर एल अमीनो एसिड्स पाई जाती हैं। ठीक है, और डी अमीनो एसिड्स कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, डी अमीनो एसिड जैसे कि डी एलानिन ये पाई जाती हैं बैक्टीरियल सेल वॉल में, कुछ स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं, कुछ पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं, ऐसी जगहों पे डी अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो डी अमीनो एसिड और एल अमीनो एसिड्स के बारे में हम लोग बात की, ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग बात की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, आपको दे दिया जाएगा, कुछ अमीनो एसिड्स के नाम दे दिए जाएंगे और कब पूछा जाएगा कि किस ग्रुप में आती है, पोलर ग्रुप में आती है, नॉन पोलर ग्रुप में आती है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शुरू हो रहे हैं, यहाँ से आप एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। ठीक है, अभी नहीं तो आगे चल के कभी भी पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।